हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की इस थियरी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कोहलर्स इनसाइट थियरी या कोहलर्स गेस्टॉल्ट थियरी के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थियरी है आप सभी लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सभी लोग नोटिस किए होंगे, हम लोग पिछले क्लास में भी पावलोव की थियरी पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग जो थियरी पढ़ेंगे उसको कंपैरेटिवली भी देखेंगे कि अभी तक हम लोग जितने थ्योरिस्ट की थियरी पढ़े हैं, चाहे वो स्किनर की थियरी हो या थॉर्नडाइक की थियरी हो, उनसे कैसे ये थियरी अलग है। उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को पॉइंट याद दिला देना चाहता हूं। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो भी लर्निंग थियरीज हैं उनको मेजरली या मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है: बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो हम लोगों ने बिहेवियरिज्म में तीन थियरिस्ट के बारे में पढ़ लिया है: थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर और आईपी पावलोव। आज हम लोग कॉग्निटिविस्ट या कॉग्निटिविज्म की थियरी पढ़ेंगे, संज्ञानवादियों की थियरी, जिसमें पहला जो थियरी है वो डब्ल्यू कोहलर की होगी। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि कोहलर ने आखिर क्या सिद्धांत दिया है लर्निंग के और ये क्यों पॉपुलर है। आप देख सकते हैं इनका पूरा नाम है वुल्फगैंग कोहलर और ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोहलर किस देश से संबंधित थे या किस देश के रहने वाले थे, ऐसे करके। जैसे पावलोव जो थे ये रशिया से संबंध रखते थे, उसी तरीके से आप मैंने सभी थियरिस्ट के क्लास में आप लोगों को बताया है कि कौन किस देश से संबंधित हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के एग्जाम में। उसके बाद देख लीजिए इनकी जो बुक पब्लिश हुई वो थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से, जो कि 1959 में पब्लिश हुई। हालांकि ये काम इस पर बहुत पहले से कर रहे थे। तो अगर एग्जाम में आपके बुक से रिलेटेड नाम आए तो आप ये बता सकेंगे कि कोहलर ने अपनी जो गेस्टाल्ट थियरी है या इनसाइट थियरी है वो अपनी बुक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में दी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि सर ये गेस्टाल्ट क्या है, इनसाइट क्या है। तो हम लोग जैसे हर क्लास में एक एक शब्द के बारे में जानेंगे, एक एक वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ गेस्टाल्ट। तो आइए उसको जान लेते हैं। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक है, तो इन्होंने अपने भाषा का एक शब्द उठाया जिसका मीन जो है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में इस मीन को देखना चाहें उसके मतलब को, तो समग्रता अथवा पूर्णता या संपूर्णता से है, मतलब पूरे भाग से। अब ये पूरे भाग का मतलब क्या है ये आगे इस थ्योरी में पता चलेगा। अगर इंग्लिश में देखा जाए, द वर्ड गेस्टाल्ट इन जर्मन लैंग्वेज मीन्स होल या टोटल, टोटल पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। ये गेस्टाल्ट का हिंदी मीन है, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता इंग्लिश में यही वर्ड अवेलेबल है एक्सप्रेस करने के लिए या उसको बताने के लिए कि गेस्टाल्ट का मीन क्या है। लेकिन एक और फैक्ट आप सभी लोग को बता दें कि एक और ऐसी स्ट्रीम या कि एक आप ऐसा ग्रुप है जो जिन्हें गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। मतलब जो गेस्टाल्ट थियरी पर आप कह सकते हैं कि उस पर सपोर्ट करते हैं या उनकी थियरी गेस्टाल्ट थियरी कहलाती है। उनमें तीन जो थियरिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, जिनमें है मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरा नाम आता है कूट कोफका का। ये तीन नाम जो हैं, इन्हें इसलिए इन तीन लोगों को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक या मतलब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये नाम आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा, जिसमें गेस्टाल्ट के जो प्रोपाउंडर हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं या वर्दाइमर। इनके नाम अलग अलग प्रोनाउंस होता है, लेकिन आप वर्दीमर कहें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो मैक्स वर्दीमर जो है गेस्टाल्ट जो वर्ड है या इस टाइप की फिलॉसफी के, सॉरी फिलॉसफी नहीं, साइकोलॉजी के वर्ड जो है इन्होंने ही प्रोपाउंड किया है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर गेस्टाल्ट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु या समस्या को, अगर हमारे सामने कोई भी समस्या है, वो टुकड़ों या भागों में न देखकर उसे समग्र रूप में देखना है। मतलब छोटे छोटे पार्ट में समस्या को नहीं देखना है, ओवरऑल देखना है। इसका मतलब क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। छोटे छोटे पार्ट का मतलब, जैसे जब हम लोग पावलोव की थ्योरी पढ़ रहे थे, पावलोव नहीं, पावलोव से पहले जब स्किनर की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वो स्विच को छोटी छोटी समस्याएं उसको दी जा रही थी कि पहले वो लीवर पे हाथ रख रहा था, फिर लाइट जलने पे उस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई छोटी छोटी समस्या नहीं दी जाएगी, एक ही दी जाएगी और उसी को सॉल्व या उसी को वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा इनका
प्रयोज्य जिस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये सभी लोग कॉग्निटिविस्ट जो थियरिस्ट हैं, ये लोग संज्ञानवादी हैं। इनका मानना है संज्ञानवादी जो है वो व्यवहारवादी, जो लोग बिहेवियरिज्म की बात करते थे, जैसे ऊपर के जो 3 थियरिस्ट हैं, वो सभी लोग बिहेवियर यानी व्यवहार पे अधिक बल देते थे। लेकिन ये लोग उनसे जस्ट उलट हैं, मतलब जस्ट अपोजिट हैं। ये क्या कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में यंत्रवत प्रक्रिया नहीं होती है। ये मानते हैं कि मशीन की तरह कोई नहीं सीखता है, और ये मानते हैं कि सीखना जो है अंतर्दृष्टि या सूझ, समझ जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, तर्क, रीजनिंग, मेमोरी, स्मृति और मानसिक क्रियाओं, मेंटल प्रोसेस के फलस्वरूप होता है। मतलब जो संज्ञानवादी हैं, कॉग्निटिविस्ट हैं या कॉग्निटिविज्म वाले जो थियरिस्ट हैं, वो मानते हैं कि ये कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो मतलब मशीन की तरह हो, या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दिखाकर सिखा दिया जाए, और ये रटाने को सीखना नहीं कहते हैं। ये अपने अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये बेसिकली इनकी अपनी आइडियोलॉजी आप कह लीजिए। और इसके बाद इन इन लोगों का मानना है, गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयत्न और भूल से नहीं सीखता। इट मीन्स कोई भी पर्सन, ये मानते हैं कि ट्रायल एंड एरर से पर्सन या मनुष्य नहीं सीखता है प्राणी। वो मानते हैं कि वो अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि से ही सीखता है। ये अलग अपना विचार दे रहे हैं इस पे, और ये प्रूव भी करके दिखाते हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं, जैसे हम लोग अभी तक पिछले जो थियरिस्ट पढ़ रहे थे उनकी थ्योरी में, तो हम लोगों ने बेसिकली यही पढ़ा कि ट्रायल एंड एरर मेथड, बार बार कोशिश करके फिर सही समाधान तक पहुंचना। लेकिन ये मानते हैं कि उसके लिए व्यक्ति के मन में अचानक से वो आइडिया आ जाता है, और ऐसा नहीं होता है कि वो अभ्यास से सीखता है। ये इनका मानना है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसलिए इसको नोट भी करते जाएंगे आप सभी लोग। अब जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि या मैं बता भी दे रहा हूं, आप लोग जानते भी होंगे कि कोहलर का चिंपैंजी नाम से, या कोहलर ने एक वन मानुष पे जिसका नाम सुल्तान था उस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो प्रयोग था, और इन्होंने जो प्रयोज्य बनाया, एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था, वो था सुल्तान नामक चिंपांजी, जिसको अब वो एक तरीके से, हालांकि ये कोई पहले इन्होंने लगभग 6 से 7 चिंपैंजी चूज किए और उन पे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके फाइनली एक चिंपैंजी को इन्होंने सेलेक्ट किया, जिसका जिसका नाम इन्होंने खुद सुल्तान रखा। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या आप जानने के लिए इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट अपना किया वो एक कैनरी द्वीप पे किया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इनका एक्सपेरिमेंट चला वो 1913 से लेकर 1917 तक चला, और 1925 में इन्होंने फर्स्ट टाइम सूज यानी इनसाइड का नाम दिया। अब सूज क्या है उसको आप ऐसे देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बच्चा कुछ सोच रहा है, या हम लोग जस्ट सोचते रहते हैं और अचानक से हमें आइडिया आता है, जिसको आप अगर उसको और अच्छे समझना चाहें तो ऐसे कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलना। तो ये जो है इस तरीके से अचानक से चीजें समझ में आ जाना या उसका तरीका मिल जाना, उसी को सूझ कहा गया है। आगे हम लोग और डिटेल से इसको जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये थियरी है इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इनसाइड थियरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको एक और इंटरेस्टिंग नाम से जाना जाता है, उद्दीपन उद्दीपन थियरी। इट मीन्स एसएस थियरी, स्टिमुलस स्टिमुलस थियरी, क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्स की बात नहीं की गई है। ये लोग जस्ट इन लोगों के अपोजिट हैं, जो अभी तक हम लोगों ने जितनी थियरी पढ़ी उसके अपोजिट ये लोग बात करते हैं। तो इसलिए इनको एसएस थियरी का नाम भी दिया जाता है, इन लोगों के थियरीज को। इन लोगों का मतलब गेस्टाल्टवादियों में, जिसमें 3 नाम आपको मैंने बताया, हालांकि इसमें जीन पियाजे का भी नाम आ जाएगा जब संज्ञानवादियों की बात की जाएगी। ठीक है, तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। इसको समग्रवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि ये समस्या को छोटे छोटे न देखकर समग्र रूप से पूरा देखते हैं। गेस्टाल्ट का नाम वही जो जर्मन वर्ड है, इसीलिए गेस्टाल्ट थ्योरी इसको कहा गया है। इसको पूर्णाकारवाद या संपूर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है। सेम वही है समग्रवाद का, मतलब कि ये होल प्रॉब्लम को एज ए होल देखते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। अब ये क्या है, आइए इस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, बेसिकली इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसमें से मेनली 2 आते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने चिंपैंजी के हाथ में एक छड़ी दी, लेकिन ऐसे नहीं दी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप और बैकग्राउंड इसका जानना चाहेंगे तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, थियरिस्ट हैं, उन लोगों ने अपने सब्जेक्ट को
भूखा रखा है। भूखा क्यों रखा है कि जब ये भूखा रहेंगे तो इनको ये कोई भी काम बहुत एक्टिवली करेंगे, जल्दी से करना चाहेंगे और भूखे नहीं रहेंगे तो वो उस काम को उतने सीरियसली नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था उसको कोहलर भूखा रखते हैं कई दिनों तक, 1-2 दिन तक। उसके बाद उसको एक पिंजरे में रखते हैं, आप ये पिंजरा देख सकते हैं और पिंजरे के अंदर 2 स्टिक भी रखते हैं, 2 छड़ी रखते हैं, 2 आप डंडा कह लीजिए, लकड़ी कह लीजिए, मतलब कुछ इस टाइप की स्टिक्स रखते हैं और उससे कुछ दूर पर ये बनाना यानी केला रख देते हैं और ये इसलिए रखते हैं कि ये जो इसके सामने प्रॉब्लम है इस चिंपैंजी के सामने, वो इसको सॉल्व करे। होता क्या है कि ये एक बार उसको पहले समझ नहीं आता है कि वो कैसे करे, तो एक बार हाथ बाहर निकालता है, वो टच नहीं कर पाता है, तो अब वो परेशान होता है। अब इसके मुँह में पानी नहीं आ रहा है, मतलब ये पावलोव जैसी कंडीशन नहीं है, जैसे पावलोव के थियरी में थी। यहाँ पे उसको इस चीज़ को सॉल्व करना है और इसने कोहलर ने वनमानुष क्यों लिया है? क्योंकि वनमानुष की जो बुद्धि मानी जाती है, इंटेलिजेंस जो है, वो बाकी जानवरों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन्होंने इसको अपना सब्जेक्ट बनाया। ये एग्ज़ाम में कभी-कभी लिखने को आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो हाथ बाहर निकालता है, उसको नहीं मिल पाता है केला या जो सामने रखा गया फ्रूट है, तो वो क्या करता है, तब उसके मन में अचानक से अब वो सोचता है कि कैसे, अब जैसे सोचना होता है ना, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक उसी तरीके से ये भी सोचता है, तो ये देखता है कि उसके पिंजरे में वो जो पूरा केज है, उस केज में एक डंडा इसको दिखाई देता है या स्टिक दिखाई देती है और उस स्टिक का वो यूज़ करके वो उसको पा लेता है, उसको खींच लेता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि कोहलर इसके लेवल को एक बार और बढ़ाते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट को। अब ये क्या करते हैं कि उस केले को इतना दूर रख देते हैं कि जो पहली स्टिक थी उससे मान लीजिए ये केला अब यहाँ पे है, बनाना जो है अब यहाँ पे है और वो जो उसके पास एक स्टिक थी अब वो उससे उस मतलब वो उससे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो छोटी पड़ रही है। लेकिन कोहलर ने अब उसी केज में एक और स्टिक रख दी, वो ये देखना चाहते थे कि क्या ये सुल्तान उस दोनों स्टिक को मिलाकर उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया था कि वो दोनों जुड़ सकें। आप ऐसे समझ लीजिए, उन दोनों को अगर ऐसे टच किया जाए तो वो जुड़ भी जाएँ और उससे फिर वो यूज़ करे और उस केले को अपने पास खींच ले। होता भी यही है, कुछ देर बाद सुल्तान उस जो दूर रखे हुए केले केले हैं उसको भी वो खींच लेता है। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। अब अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी चिंपैंजी पर इन्होंने बॉक्स के थ्रू किया है। बॉक्स का मतलब क्या है? चिंपैंजी एक केज में रखते हैं और उसके ऊपर केला बांध देते हैं। केला इसलिए बांधते हैं क्योंकि वो उसका फेवरेट फ्रूट है। लेकिन वो ज़मीन पे रहकर, मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे रहकर वो इस केले को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोहलर क्या करते हैं, उस रूम में बॉक्स रखते हैं, बॉक्सेस, छोटे-छोटे बॉक्स रखते हैं जिस पे चढ़ के वो उसको प्राप्त कर सके, ऐसी पॉसिबिलिटी के साथ वो इन चीज़ों को रखते हैं। होता क्या है कि पहले वो उछल-कूद करता है, उसको नहीं प्राप्त कर पाता है। फिर उसके दिमाग में सूझ आती है, सूझ का मतलब वही इनसाइट, दिमाग की बत्ती जलना। एकाएक अचानक उसके मन में एक उस प्रॉब्लम का क्या होता है, एक आइडिया आता है, जैसे आप कहते हैं ना आइडिया आया, तो वो आइडिया ये आता है तो वो एक बॉक्स को उठा के लाता है और उसको नीचे रखता है और उसके ऊपर चढ़कर उस केले को प्राप्त कर लेता है, उस फ्रूट को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉलर देखते हैं कि अभी तो ये ईज़िली प्राप्त कर लिया। अब क्या करते हैं, उस केले को और ऊपर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लेवल था, अब ये दूसरा लेवल है। इसमें केले को थोड़ा और ऊपर कर दिए कि अब वो सिर्फ़ एक बॉक्स पे चढ़कर उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। तो होता क्या है कि सुल्तान फिर उस पे सोचता है और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक सॉल्यूशन ये आता है कि जो उसके पूरे रूम में 3, आप कह सकते हैं कि जो एक और बॉक्स था, एक और बॉक्स एक के ऊपर एक रख के चढ़कर उसे प्राप्त कर लेता है। ऐसा आप छोटे बच्चों में भी देखे होंगे, अगर छोटे बच्चों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे, तो चेयर खींच के उस पे चढ़ के, तकिए पे चढ़ के उन चीज़ों को पा लेते हैं या जो चीज़ करना चाहते हैं वो करते हैं। वो सेम यही प्रोसेस है। अब जो लास्ट में वो सबसे टफ लेवल बनाते हैं, वो बनाते हैं कि अब केले को इतना ऊपर रखते हैं कि वो दोनों बॉक्स लगाकर भी उस पे चढ़कर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन वो उसी केज में, उसी पिंजरे में एक स्टिक भी रखते हैं, तो बहुत प्रयास के बाद वो क्या करता है सुल्तान,
दोनों बॉक्स को भी लगाता है, उस पे चढ़ जाता है और हाथ में स्टिक लेकर चढ़ता है और उस केले को उतार लेता है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट और यही ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट है कोहलर का। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि कोहलर ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जब आप इसको जान गए तब आपके लिए लगेगा कि बस यही था। तो हाँ, यही ओवरऑल इनका एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या-क्या चीज़ें बाहर आती हैं या क्या-क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या-क्या निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक, जिसकी बात हम लोग कह रहे थे, इनसाइट क्या है, अंतर्दृष्टि क्या है, जिसको सूझ कह रहे हैं, वो आखिर है क्या? सूझ का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि से तात्पर्य है कि समस्या के हल को अचानक प्राप्त कर लेने से है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बहुत पहले भी एक इमेज ये दिखाई थी, कौवा प्यासे कौवे की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी थी। तो जब कौवे को प्यास लगती है और देखता है घड़े में कम पानी है, तो इसके दिमाग में अचानक से ये आइडिया आया होगा ना, इसके भी दिमाग की बत्ती जली होगी कि हाँ, इसमें अगर हम छोटे-छोटे कंकड़ डाल देते हैं तो ये पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसने अपनी सोच पे ज़्यादा बल दिया। सोचा, समझा, यहाँ पे देखिए सारे टर्म थे ना, सोचा, समझा और एक्सपीरियंस भी उसको रहा होगा पहले कभी न कभी का, तो वो भी उसको काम आया होगा। तो सूझ के लिए जो इम्पोर्टेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं, वो क्या-क्या हैं? पहला तो इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति ही इस तरीके के सूझ का प्रयोग कर सकते हैं। जानवर या जो ऐसे जानवर जिनमें कम बुद्धि होती, वो इस विधि का या इस तरीके का या इस वे से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा अनुभव, कोहलर ने अनुभव पे ज़्यादा फ़ोकस किया। वो मानते हैं कि अनुभव बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जैसे अगर हमें बुक्स पढ़नी आती है तो हम न्यूज़पेपर ईज़िली पढ़ पाते हैं। अगर कोई फुटबॉल खेलना जानता है तो वो हॉकी ईज़िली खेल पाएगा, क्योंकि उसको भी वही गोल करना है। वहाँ पे पैर से कर रहा था, अब उसको स्टिक से करना है। इस तरीके के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कभी-कभी एक फील्ड का एक्सपीरियंस दूसरे फील्ड में भी काम आता है। तो ये फैक्टर है जिससे कि अगर ये सारी चीज़ें रहेगी तो हमारे दिमाग में आइडिया और जल्दी आएगा। उसके बाद समस्या का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। पहले समस्या को पहचानना कि आखिर समस्या क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस समस्या को समझना ही परसेप्शन है। उसके बाद प्रारंभिक प्रयास, कि हम कितने टाइम, कितने अटेम्प्ट्स उस पे दे रहे हैं, ये भी डिपेंड, और इसी से सूझ का निर्माण होता है। और वो सूझ जो है, जिसको कोहलर ने इनसाइट का नाम दिया है, वो यहीं से विकसित होती है। तो ये इनकी थियरी में ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद अगर कंक्लूज़न की बात की जाए तो कोहलर ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूज़न दिया है, वो क्या है उसको जान लीजिए। इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। सीखने वाला नई वस्तु, क्रिया अथवा स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करके उसका परसेप्शन उसके संपूर्ण रूप से करता है। मतलब अब यहाँ पे ये ओवरऑल सॉल्यूशन ढूँढ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल एक बार टच करेगा, फिर खींचेगा, नहीं। उसको जो उसके सामने प्रॉब्लम है, उसको ओवरऑल देखा जा रहा है। कोई छोटी-छोटी प्रॉब्लम उसको नहीं दी जा रही है। तो ये इस तरीके से, इस अप्रोच से कोहलर इस अपनी थ्योरी को डिफाइन करते हैं। कोहलर ये भी कहते हैं कि यदि मनुष्य किसी समस्या का समाधान करना पहली बार में ही सफल नहीं होता है, तो वो पुनः सोचता है। सीधी-सी बात है, अगर हम कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं, एक बार नहीं क्रैक होता है, दोबारा देते हैं, दोबारा नहीं तिबारा देते हैं। सेम उसी तरीके से वो कहते हैं, इसी प्रकार से सोचते-सोचते समस्या का समाधान हो जाता है या मनुष्य समाधान कर लेता है। तो ये भी इस थियरी से है, क्योंकि ये कई बार प्रयास किया, एक बार खुद ऐसे उछला, नहीं मिला, तब वे इसको ये पता चला कि नहीं, मैं बॉक्स का यूज़ करूँगा तो जो छत पे टंगी हुई या जो ऊपर टंगी हुई जो केला टंगा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको मैं प्राप्त कर लूँगा। उसके बाद सूझ का सिद्धांत जो है वो दिमाग यानी माइंड, इंटेलिजेंस से संबंधित है, और ये कोहलर ने भी माना है कि जिसका दिमाग इतना तेज होगा, वो जितना तेज होगा, वो उतनी तेजी से ही उसके अंदर सूझ का निर्माण होगा। सीधी सी बात है, जो जितना इंटेलिजेंट होता है उस प्रॉब्लम को उतनी जल्दी से सॉल्व कर लेता है। जैसे पजल हो, पजल गेम आप सभी लोग जानते होंगे। चेस हो, चेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो चेस बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, और चेस में भी इसी तरीके की चीज़ें की जाती हैं।
इस सिद्धांत में समस्या के समाधान पर बल देता है और बल दिया जाता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का उद्दीपन यानी स्टिमुलस नहीं दिया गया है, ना ही कोई रिस्पॉन्स। उसको एक पिंजरे में रख दिया गया, उसके सामने एक प्रॉब्लम दे दी गई, अब वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वहां पे कोई ऐसा भी नहीं कुछ लगा है कि उसको खाने के लिए कुछ कुछ फेंकते रहो कि वो उस पर चढ़े। तो इसलिए बाकी थियरिस्ट से इनकी थियरी अलग है। और इन्होंने लास्ट में एक पॉइंट दिया कि और इससे ये जाहिर भी होता है कि इनकी थियरी में, इनके सिद्धांत में पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल दिया जाता है। ये कहते हैं कि पहले समस्या को पूरा समझिए। मतलब अगर एग्जाम हम देते हैं, इसको अगर आप शैक्षिक निहितार्थ से देखेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे इस थियरी का, तो वो ये होगा कि पहले हमें ओवरऑल, जैसे हमें जो भी सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले ओवरऑल सिलेबस को समझे, उसके बाद उसके टॉपिक्स, उसके पॉइंट्स या उसके सब टॉपिक्स आप करते करते टॉपिक तक आए। हालांकि ये दूसरा अप्रोच है। यूजुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ पढ़ के तब हमारा एक ओवरऑल चैप्टर तैयार होता है, लेकिन ये उसके अपोजिट बात करते हैं। तो ये था गेस्टाल्ट के थियरी, और जिसमें हम लोगों ने सुल्तान को पढ़ा, सुल्तान के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, और उसके बाद हमने ये जाना कि अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट क्या होती है। और अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आएगा तो ये चीज याद रखिएगा कि कोहलर का इनसाइट थ्योरी यानी दिमाग की बत्ती जलना, और वही उसी को इन्होंने अपना इनसाइट इनसाइट थियरी या गेस्टाल्ट थियरी का नाम दिया है। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आगे भी हम लोग ऐसे ही टॉपिक को एज सुन एज पॉसिबल कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।